गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ओके, तो आई होप प्रॉपरली ऑडिबल विजुअल है। चलिए, आज सुबह हो गई है, उठ जाना चाहिए। अब 8 बज गए, थोड़ी देर में दोपहर भी हो जाएगी। चलिए, तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ह्यूमन बॉडी को लेकर डिस्कस किया है। ह्यूमन बॉडी में हम लोगों ने सबसे पहले जो परिसंचालन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था, फिर जो श्वसन तंत्र है इसके बारे में भी देखा था। इसके साथ साथ जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, इसके बारे में पढ़ा। और साथ ही साथ कल हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र का लास्ट हमारा कल टॉपिक था। और इस बारे में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स जो पढ़े थे अभी तक। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेरु ऋजु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या सुषुम्ना के बारे में। इसमें हम सभी ने देखा कि जो सुषुम्ना है वो एक तरीके से हाईवे की तरह काम करती है। जैसे हाईवे का काम क्या होता है कि दो अगर लार्ज सिटीज है, दो कैपिटल सिटी है या कुछ ऐसा प्लेस है, तो उनको कनेक्ट करता है। ठीक वैसे ही जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है उसको हमारे शरीर के जो अलग अलग जो ज्ञानेंद्रियां है, जो हमारे शरीर के जो बाकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उनसे सभी को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और एक तरीके से हमारे पूरे शरीर में जो इंफॉर्मेशन है उसको क्विकली, इंफॉर्मेशन को बहुत ही तेजी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है मेरोरिज्म। सेंसरी ऑर्गन्स तो आप पहले से जानते हो कि क्या क्या वो ऑर्गन्स है। जैसे कि हमारे स्किन हो गए, हमारे आईज हो गए, ईयर्स हो गए, तो ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियां हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। कल मैंने आपको मस्तिष्क के बारे में बताया था कि मस्तिष्क में हमारे 3 मेन हिस्से होते हैं। हमारा जो आगे का हिस्सा है, हमारे मस्तिष्क का जो आगे का जो भाग है, वो हमारे सभी जो भी हमारे निर्णय होते हैं, जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, उन सभी डिसीजंस को लेने में जो हमें हेल्प करता है वो हमारा माइंड का जो आगे का पोर्शन है, जो फोर ब्रेन है, वो होता है। जो अग्र हिस्सा है वो होता है। जो मध्य हिस्सा है ब्रेन का, जो हमारे ब्रेन का मध्य हिस्सा है, वो हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य बनाए रखने में हेल्प करता है। जैसे जब हम वॉक करते हैं, जब हम रनिंग करते हैं, या फिर जैसे मान लो आप किसी भी एक चीज को उठाना चाह रहे हो, मान लो आपने किसी बॉटल को उठाया, ठीक है, या फिर आपने कोई और काम किया, तो इन सभी इसमें जब भी आप कोई काम करते हो तो हमारे शरीर के अनेक जो मसल्स है, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, जो अलग अलग जो हमारे शरीर के जो अंग है, उन सभी के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का काम जो है वह काम करता है हमारा मिडिल ब्रेन या मध्य हिस्सा, मध्य जो मस्तिष्क का हिस्सा है वो। और मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा जो है वह हमारे शरीर के अंदर में होने वाली उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिसके ऊपर हमारा खुद का नियंत्रण नहीं है। जैसे कि हार्ट बीट, हार्ट बीट पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, या हमारे शरीर के अंदर में जो परिसंचालन तंत्र है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस सभी पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, पर यह सभी मस्तिष्क के नियंत्रण में रहता है। इन सभी मस्तिष्क के नियंत्रण के कारण वो शरीर के अनेक हिस्सों में जो ऑक्सीजन है, जो फूड है, इन सभी को पहुंचाने का काम करता है। तो ये हमारे मस्तिष्क के जो अलग अलग हिस्से हैं उनका काम है। एक बार हम लोग इसके जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं, डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो ऑरेंज कलर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का हिस्सा जो दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे शरीर में जो मान लेते हैं, जो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? जो हमारे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं जैसे आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या फिर आपको मॉक टेस्ट देना हो, आपको मैथ का कोई क्वेश्चन बनाना हो, तो ये सभी जो क्वेश्चंस आप बनाते हैं, ये सभी जो है ये आपके इस पोर्शन से होता है। ठीक है, ये हमारे शरीर का जो सबसे आगे का हिस्सा है, इससे होता है। ललाट पाली जो हिस्सा है, यहीं पे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो यहां से आता है। और इवन जो भी हम बोलते हैं, लाइक सपोज अगर आप कोई भी बात बोल रहे हो, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, या किसी से भी बात कर रहे हो, तो स्पीच जो है, जो आपकी आवाज जो निकलती है, उस आवाज को निकलने में भी हेल्प करता है। यही जो आगे का जो हिस्सा है, जो ललाट पाली जो हिस्सा है, यही आपको स्पीच में भी हेल्प करता है कि मीन्स आप जो भी बोल रहे हो उसको बोलने में यही कंट्रोल करता है। इसके बाद आप देखोगे एक है हमारा टेम्पोरल लॉब। ये जो आपको पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका टेम्पोरल लॉब। अब इसका काम क्या होता है, ये सभी आपका फोर ब्रेन का हिस्सा है। एक चीज याद रखना, ये सभी हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये जो लंबा, ये जो अलग अलग कलर में है, चाहे वो पिंक कलर हो या ग्रीन कलर हो, या ये ब्लू कलर हो या ऑरेंज कलर हो, ये सभी हमारा फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये सभी हमारे मस्तिष्क का आगे का हिस्सा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे शरीर के आगे का हिस्सा जो है वो सबसे बड़ा होता है। इसी के द्वारा लगभग सभी काम होती है। तो देखो, इसमें जो ग्रीन वाला जो है वो आपको देखने में मदद करता है, यानी ये जो है वो विजन से संबंधित है, ये जो हमारी दृष्टि है उससे संबंधित है। और ये जो हिस्सा है, जो ब्लू वाला हिस्सा है, वो हमारे जो हम टच करते हैं किसी भी चीज को, किसी चीज का स्पर्श करते हैं, तो उस स्पर्श को समझने के लिए, उस स्पर्श को एक तरीके से समझने के लिए यह हमें हेल्प करता है। ठीक है? साथ ही साथ जो हमारी संवेदना होती है, बाकी चीजें होती है, वह भी यहां से आती है। यह हमें किसी भी स्पीच को प्रोसेस करने में, कि मान लो जैसे मैं आपको अभी क्लास में कुछ बोल रहा हूं,
तो अगर आप इसको सुनते हो, सुनने के बाद आप उसको समझने की कोशिश करते हो, तो जब भी मैं आपको बोलूंगा आपके कानों तक जो साउंड है वह आपके कानों तक जो आवाज है वो साउंड एनर्जी या एक तरीके से ध्वनि ऊर्जा के रूप में पहुंचती है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के माध्यम से या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। तो हमारे ब्रेन का ये जो हिस्सा है टेम्पोरल लॉब, वह ध्वनि प्रसंस्करण के लिए है, यानी कि जो हमारे साउंड जो है उसकी प्रोसेसिंग के लिए यह हिस्सा जिम्मेदार है। तो एक तरीके से हमारा जो फ्रंटल ब्रेन है, हमारा जो फ्रंटल ब्रेन है वो आपके स्पीच को हो जाए या आपको सुनना हो, कुछ देखना हो, कुछ टच करते हैं, तो इन सभी की जो एक तरीके से प्रोसेसिंग है वो आपके फोर ब्रेन में होती है। इन सभी की जो आपकी जो एबिलिटी है वो फोर ब्रेन में होती है। इवन जो आपकी मेमोरी है, मींस आप किसी चीज को जो याद करते हो, जैसे आपके जो माइंड में जो मौजूद होता है, आपके माइंड की जो मेमोरी है, चाहे वो कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, ये सभी हिस्सा जो है वह इसी पार्ट में होता है। टेम्पोरल लोब जो है इसी में आपकी मेमोरी रहती है। तो आपने जो भी याद किया है, जो भी चीजें आपको याद है, वह सभी इसी टेम्पोरल लोब का हिस्सा है। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, हमारे मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है, जो अग्र हिस्सा है, उस अग्र हिस्से में ये सभी पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें ललाट पली से लेकर टेम्पोरल लोब, पार्श्विक भाग और बाकी सारी चीजें हैं। अब इसके अंदर में अगर हम बात करें तो हमारी कई चीजें प्रोसेस होती है। कई चीजें प्रोसेसिंग में क्या क्या है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हम जो ध्वनि का प्रसंस्करण करते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि हमारी जो मेमोरी होती है, भाषा की जो समझ होती है, वह इसी में आएगी। इसके साथ साथ हमारी जो एक तरीके से जो फोर ब्रेन का हिस्सा है, इसी में हमें कोई भी समस्या का जो समाधान करते हैं, मीन्स मान लो कोई प्रॉब्लम आई, उसका जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो भी इसी पार्ट से होता है। हम किसी चीज को देख पाते हैं या उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं तो वो भी इसी पार्ट से होता है, जो हमारा पश्व कपाल पाली है। तो ये हमारा ऊपर का पोर्शन है, फोर ब्रेन है, जिसके द्वारा ये सारी एक्टिविटी होती है। अब देखो ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो प्रोसेसिंग वाला हिस्सा है, इस पे आपका कंट्रोल होता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मान लो आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम में बहुत ज्यादा क्राउड है। आप इसी से समझना कि कैसे ये कंट्रोल करता है। आप एक रूम में बैठे हो जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड है, लेकिन उस समय अगर आपने अपने माइंड को फोकस करा लिया है कि नहीं अभी मुझे कोई चीज पढ़ना है या कोई और या किसी और की बात सुननी है, तो आपको बाकी जितनी भी बातें हैं वो सुनाई नहीं दे रही होंगी। कभी अपने माइंड को इतना कंसंट्रेट करके देखो कि आप भीड़ में बैठे हो और भीड़ में बैठे होने के बावजूद आपको एक ही व्यक्ति की आवाज जो है वो सुनाई दे रही हो, या सिर्फ आप उसी पे ध्यान लगा रहे हो, या फिर मान लेते हैं आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो आपका टोटल ध्यान जो है वो वहीं पे है। तो इसका मतलब क्या कि आप अपने माइंड को वहां पे फोकस करा पा रहे हो। और ये तभी होता है जब ये आपके अगले मस्तिष्क के भाग का हो। ये जो आपके जो फ्रंटल पोर्शन है, जो आपका फ्रंट ब्रेन है, उसी के हिस्से में ये आता है। या भीड़ में बैठे हो और फिर भी आप अपने आप को आइसोलेट करके किसी चीज को पढ़ पा रहे हो, किसी चीज को देख पा रहे हो, या किसी एक व्यक्ति से बात कर पा रहे हो, यह आपके कंट्रोल में होता है। तो इसी को आपको आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आपका इंटेलिजेंस जो है, आपका जो विल पावर है, आपके जो इमोशंस हैं, वो सभी इसी हिस्से में आती है और ये हिस्सा आपके कंट्रोल में होता है। दूसरा जो हिस्सा है वह है सेरिबेलम का। सेरिबेलम जो है वो आपका मिड ब्रेन का ऑफ कोर्स हिस्सा है और इसके द्वारा संतुलन जो है हमारे शरीर के अंदर बनाया जाता है। और तीसरा जो हिस्सा है वह है ब्रेन स्टेम का या मस्तिष्क स्तंभ का। और जो भी हमारी अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी है, जो भी हमारे शरीर की वैसी एक्टिविटी है जिसपे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वो सभी इस हिस्से में होती है। तो उन सभी चीजों को अगर हम देखें जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सभी इस ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ के थ्रू होते हैं। सेरिबेलम वो पुराना पीछे मिड का हिस्सा है जिसके द्वारा संतुलन और समन्वय जो है वह बनाकर रखा जाता है। तो ये हमारे ब्रेन का अलग अलग पोर्शन है और उनका अलग अलग क्रिया है, उनके द्वारा जो परफॉर्म की जाती है, उनके द्वारा जो काम किया जाता है, वो इसका पार्ट है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप क्लियर है। जो सबसे मस्तिष्क स्टेम जो है वो हमारे शरीर का सबसे पीछे का हिस्सा है और जो हमारे शरीर में जो अनियंत्रित एक्टिविटी होती है वो सभी वहां से कंट्रोल होता है। तो मम्मी की बात अगर सुनाई नहीं दे रही है तो उसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। ग्रीन वाला जो पार्ट है वो आपके मेनली दृष्टि से संबंधित है, जो आप देख पाते हो उसके संबंधित में है। कोई भी चीज जो आप देख पाते हो उसके जो इंटरप्रिटेशन कर पाते हो वो सारी इसके हिस्से में है। हाँ, इसमें जो लिखा हुआ है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट आपको जो मैंने बताया है और इसमें जो नोट्स में है उसमें क्लियर दिखेगा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा या मस्तिष्क का स्तंभ है, इन सभी को डिफाइन करके लिखा हुआ है कि उसमें क्या क्या हिस्से होते हैं, उन सभी को लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप परेशान मत होना, जो आपको पीपीटी मिलेगा उसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस है
ह्यूमन बॉडी से जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि जो ब्लड वाला हिस्सा है उससे ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बट कभी अगर यूपीएससी चाहे तो इससे भी पूछ सकती है कि हमारा मेनली जो पूछेगी यूपीएससी वो हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछ सकती है कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे हेल्प करता है। दूसरा, साथ ही साथ यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क के जो अलग अलग हिस्से हैं उनका काम क्या है। इससे ज्यादा डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगी आपसे। हाँ, मेडुला ऑब्लोंगटा जो मस्तिष्क के सबसे पीछे है उसको मस्तिष्क स्तंभ भी कहा जाता है। कल वाली पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है मैं पूछ लूंगा क्यों नहीं मिली है। चलिए, कल वाला अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो मैं उसके लिए पूछ लूंगा कि क्यों नहीं मिला है। और ब्लू और ओरिगानो वाला, ओरिगानो इसमें कहा था। देखो, इसमें चार हिस्से हैं। अब इसको आप अलग अलग कलर नाम मत देना, कलर में मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ये जो हिस्सा है जिसको आप बोलो कि लगभग ऑरेंज कलर का है, ये आपका मोटर नियंत्रण, आपका जो स्पीच प्रोडक्शन है उससे संबंधित है। ये जो हिस्सा है जिसको मैं ब्लू बोल रहा हूँ, ये हिस्सा आपका जो टच है, जो टच परसेप्शन है उसके बारे में बताता है। यानी आप किसी चीज को टच कर रहे हो तो उसके कोई भी, जैसे मान लो आपने किसी स्क्रीन को टच किया या कोई सब्सटेंस को टच किया तो उसके बारे में जो आपको मालूम चलता है वो इस हिस्से से मालूम चलता है। इसके बाद जो ग्रीन वाला हिस्सा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इनका नाम याद नहीं रखना है, ये तो बस आपको क्लासिफिकेशन के लिए मैंने दिखा दिया कि ब्रेन के ये हिस्से हैं। बट आपको मेनली तीन ही पार्ट याद रखना है कि अग्र हिस्सा, मध्य हिस्सा और जो लास्ट जो पोर्शन है, जो हाइंड ब्रेन है, जो मस्तिष्क का जो पीछे का भाग है, जिसको मेडुला ऑब्लोंगटा या मेडुला स्तंभ या सॉरी ब्रेन स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। तो आपको बस वो तीन याद रखना है, इन सब का डिस्टिंक्शन आपको याद नहीं रखना है। ये तो बस आपके नॉलेज के लिए है कि इन अलग अलग पोर्शन से आपको सभी चीजें सुनने को या देखने को मिलती है। ये जो पोर्शन है इससे आप बोल पाते हो, ये जो पोर्शन है उसके जस्ट नीचे जो पिंक कलर का है वो सुनने के लिए है, ये जो पोर्शन है वो आपका टच परसेप्शन का, और जो ग्रीन वाला है वो आपको विजन के लिए है कि आप कैसे देख पा रहे हो किसी चीज को। चलिए, तो इसके आगे अब हम आते हैं, इसके आगे आते हैं। और जो आपको नाम याद रखना है वो तीन याद रखना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लोंगटा। इसके अलावा और मिड ब्रेन का जो है ना वो सेरिबेलम कहा जाता है, जो आगे का जो पार्ट है उसको सेरिब्रम कहा जाता है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगटा, आपको तीन ही नाम याद रखना है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगटा या ब्रेन स्तंभ। यही तीन चीज आपको याद रखना है, बाकी ब्रेन के छोटे छोटे पोर्शंस को याद नहीं रखना है। तो चलिए, ये मानव शरीर का चार हिस्सा था जिसको अभी तक हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे ह्यूमन बॉडी से संबंधित जहां से अगेन आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और वह हिस्सा है डिजीजेज का। डिजीजेज यानी कि बीमारियों का जो हिस्सा है वहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कुछ जो कॉमन बीमारियां हैं जो काफी प्रिवेलेंट है उनसे संबंधित, या कुछ ऐसे टॉपिक जो न्यूज में रहे हो। अब देखो, न्यूज वाला जो पार्ट है वो तो करंट अफेयर्स में आप करोगे ही करोगे, बट कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर में होती हैं और जिनका एक तरीके से बहुत ज्यादा प्रसार हो चुका है या बहुत बड़ी समस्या है, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसमें सबसे पहली बीमारी जो है, जो आजकल काफी ज्यादा चर्चे में भी रहती है और साथ ही साथ जिसका इलाज जटिल भी है, वह है कैंसर। तो लेट अस सी कि आखिर ये कैंसर होता कैसे है और इसकी समस्या क्या है। अब इस टॉपिक पे थोड़ा ध्यान से सुनना। बाकी आपका जो भी डाउट है, पीडीएफ नहीं मिला या इंग्लिश में नहीं मिला या हिंदी में नहीं मिला, उसको थोड़ी देर के लिए रोक दो कमेंट्स को, और एक बार ध्यान से समझना। अगर आप यहाँ पे कैंसर को एक बार में समझ गए तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो लेट अस सी दिस, ठीक है। मान लो अगर हम मानव शरीर की बात करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग मानव शरीर की बात कर रहे हैं तो मानव शरीर के अंदर में हम सभी ने देखा कि खरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे मानव शरीर के अंदर में खरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मस्तिष्क के बारे में पढ़ा, और मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर में जो मस्तिष्क है वही इन सभी चीजों को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर के अंदर में जो मस्तिष्क है वह कोशिका से लेकर कोशिका के विभाजन तक को सभी चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो देखो, अगर हम बात करें कोशिका की, कोशिका जो है वो विभाजित होती है और विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो नॉर्मली क्या होगा, एक कोशिका जो है वो विभाजित होगी और इससे नई कोशिका का निर्माण होगा। तो मान लो C1 और C2 टाइप की कोशिका बनी। हमारे शरीर में इस तरीके की विभाजन जो है वो लगातार होती रहती है। ध्यान से सुनना, अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है इसको, काफी ध्यान से सुनना, एक बार में आपको कैंसर समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, खरबों की संख्या में। उन कोशिकाओं के ऊपर हमारे ब्रेन का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, ब्रेन का कंट्रोल होता है।
ये कोशिकाएं कितना विभाजन करेंगी, कब विभाजन करेंगी, कहां विभाजन करेंगी, इन सभी चीजों को ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन इन सभी पे नियंत्रण लगाए रखता है। तो ब्रेन के द्वारा इस कोशिका को नियंत्रित किया जाता है। अब नॉर्मली क्या है कि यह कोशिका विभाजित होकर दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इस तरीके से हमारा शरीर जो है वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, उसका विकास होता है, अंग जो है उनका साइज बड़ा होता है, बच्चा छोटे से लेकर बड़ा होता है। यह सभी कोशिका के विभाजन के थ्रू होता है। अब हमारे शरीर के अंदर में प्रत्येक दिन ऐसे लाखों लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाओं का विभाजन होता है। हमारे शरीर के अंदर में करोड़ों कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब इन करोड़ों कोशिकाओं का जो विभाजन होता है, जनरली कैसा देखा जाता है, करोड़ों कोशिकाओं जो विभाजित होती है या सेल जो डिवाइड करती है, उसमें देखा यह जाता है कि इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता या इसमें कोई गलती या चूक नहीं होती। नॉर्मली जैसे ये कोशिका विभाजित कर रही है, ये अपना आइडेंटिकल सेट तैयार करेंगी, इसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि मान लो करोड़ों कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, तो उन करोड़ों कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका का जब विभाजन हो रहा था, तब कुछ ना कुछ उसमें फॉल्ट आ गया। यहीं से आप समझना, यहीं से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है कि मान लो एक कोशिका जो है वो विभाजित हो रही थी, एक कोशिका विभाजित हो रही थी, बट कोशिका के विभाजन के समय कुछ त्रुटि आ गई। यह त्रुटि किसी भी कारण से आ सकती है, उस समय किसी भी कारण से यह त्रुटि आ सकती है। तो त्रुटि आने के कारण इसने अलग अलग सेल का निर्माण तो किया, बट इस सेल का जो निर्माण किया, यह सेल जो है वो डिफेक्टिव निकला। वह जो है वो डिफेक्टिव निकला। डिफेक्टिव कैसे कि मान लो इसका जो कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ जेनेटिक मेकअप होगा, उससे डिफरेंट हो गया इसका मेकअप, यानी इसके जो आनुवांशिक सामग्री है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया इस विभाजन के समय। और उस विभाजन के समय परिवर्तन आने के कारण हमारे पास अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ये जो सी डैश आपको दिख रहा है, इसका मतलब आप यहां पे समझो कि एक डिफेक्टिव सेल है, ये हमारा एक डिफेक्टिव सेल है। तो हमारे शरीर के अंदर में कोशिकाओं का विभाजन निरंतर चलता रहता है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में जब विभाजन हो रहा है, तो एक चांस है कि कभी गलती से एक ऐसा विभाजन हो जाए जिसमें दो खराब कोशिकाओं का निर्माण हो जाए, दो खराब कोशिकाएं जो है वो निर्मित हो गई। अब हमारे शरीर के अंदर में एक इम्यून सिस्टम काम करता है। हमारे शरीर के अंदर में एक इम्यून सिस्टम जो है वह काम करता है, और इस इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि अगर इस प्रकार की कोई भी अगर खराब कोशिका बनी है, अगर इस प्रकार की कोई भी खराब कोशिका बनी है, तो उन कोशिकाओं को शरीर से निकाल देने का। कि मान लो जैसे ये दोनों अगर डिफेक्टिव है, ये दोनों अगर डिफेक्टिव है, तो इन कोशिकाओं को शरीर के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, ताकि ये आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इन दोनों को समझा जाता है कि ये हमारे बॉडी के लिए खराब है, ये हमारी बॉडी के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है, और शरीर उस केस में इन कोशिकाओं को शरीर से बाहर कर देता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोध क्षमता जो है, वह इनको बाहर करने का काम करती है। इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। अब देखो, नॉर्मली तो ये चलता रहेगा, नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर में कोशिकाओं का विभाजन होता रहेगा। कोशिकाएं अगर डिफेक्टिव निकली, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो है हमारे शरीर की, उसके द्वारा इसको निष्कासित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन मान लो एक ऐसा सिचुएशन आया कि एक सेल ने दो डिफेक्टिव सेल का निर्माण किया, दो डिफेक्टिव सेल का निर्माण किया, और उस समय हमारी जो इम्यून सिस्टम थी, हमारी जो रोग प्रतिरोध क्षमता थी, वह सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। मे बी वह उस समय सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो अगर वह काम नहीं कर रही थी, तो इस डी सेल को, यानी कि इस डिफेक्टिव सेल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इसको पहचाना नहीं गया कि यह खराब सेल है और यह हमारे बॉडी के अंदर रह जाएगा। यानी हमारा जो मस्तिष्क जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उस समय इन दोनों खराब सेल्स को आइडेंटिफाई करने में चूक कर गया, उसमें उससे चूक हो गई, भूल हो गई, यह इसको पहचान नहीं पाया। अब जब हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो प्रतिरोध क्षमता है, जब इसको पहचान नहीं पाता है, अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब क्योंकि ये सेल है और हमारे बॉडी के अंदर में है, तो सेल क्या करेगा, सेल करेगा डिवाइड। सेल जो है वो डिवाइड करेगा, और एक डिफेक्टिव कोशिका से अनेकों डिफेक्टिव कोशिका हमारे शरीर के अंदर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां तक अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं किया, हमारा ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करने में सक्षम नहीं हुआ, तो अब ये हमारे बॉडी का पार्ट मान लिया जाएगा। अब ये हमारे बॉडी का पार्ट मान लिया जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेन जो है वो डिस्टिंक्ट करने में कैपेबल नहीं था। इसको जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वह इसको डिस्टिंक्ट करने में, इसमें अंतर खोजने में सक्षम नहीं था। तो सक्षम नहीं था जब, तब ये हमारा जो सिस्टम है, अब यह शरीर के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो दो समस्याएं हो सकती है, दो तरीके की चैलेंज हो सकती है। पहला चैलेंज क्या है कि यह कोई एक स्थान पे, जैसे मान लो कि यह हमारे फेफड़े के अंदर में यह सेल था, यह जो है वो हमारे फेफड़े के अंदर का सेल था, लंग का जो सेल था, यह हमारा फेफड़ा का सेल था, और यहीं पे एक डिफेक्टिव सेल बना। यह डिफेक्टिव सेल डिवाइड करने लगा। आपको मालूम है, सेल जब डिवाइड करता जाएगा तो उससे टिश्यू बनेगा, उत्तक बनते हैं, कोशिका के विभाजन से उत्तक बनते हैं। तो यह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, और एक लार्ज टिश्यू जो है, एक लार्ज उत्तक जो है, वह बनकर डिपोजिट हो सकता है।
एक लार्ज टिश्यू जो है वह बनकर डिपॉजिट हो सकता है और इसी को हम ट्यूमर के रूप में जानते हैं। इसी को हम ट्यूमर के रूप में जानते हैं। अब देखो यहां पे कोशिका जो है वो विभाजित हो रही है, बट एक ही जगह पर जमा होती चली जा रही है, एक ही जगह पर जमा होकर टिश्यूज का निर्माण कर रही है, उत्तकों का निर्माण कर रही है। तो इस केस में एक ट्यूमर जो है वो हमारे शरीर के अंदर में बन जाता है। अब इस ट्यूमर को कैंसर नहीं कहा जाता, इस ट्यूमर को कैंसर नहीं कहा जाता, इसको सिंपली ट्यूमर कहा जाता है। यह ट्यूमर हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। अब यह ट्यूमर जो है वो क्या करेगा, समझो फेफड़े के पास अगर कुछ ऐसा टिश्यू जमा होना स्टार्ट हो जाए, फेफड़े का जो एक अपना काम होता है, आपने देखा फेफड़ा जो है वह सिकुड़ता है, फैलता है, और फेफड़े के सिकुड़ने और फैलने के कारण हम श्वास ले पाते हैं या श्वास छोड़ पाते हैं। तो फेफड़े को अपना एक क्लियर स्पेस चाहिए। हमारे शरीर जो है वो एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, शरीर के अंदर खाली जगह नहीं है कि कहीं पे टिश्यू ग्रो कर गया तो कोई बात नहीं। हमारा जो शरीर है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही कम जगह पे बहुत सारी सामग्री मौजूद है, तो इसमें कोई खाली जगह जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर में खाली खाली जगह है वहां पे हम कुछ भी भर दें। तो इस टिश्यू के लिए हमारे शरीर के अंदर में जगह नहीं थी, बट फिर भी ये यहाँ पे ग्रो कर गया, एक ट्यूमर बन गया। अब यह ट्यूमर जो है हो सकता है हमारे कुछ अंगों को प्रभावित करे, जैसे मान लो फेफड़े के पास है तो फेफड़े को प्रभावित करेगा, अगर यह हार्ट के पास है, हृदय के पास है तो हृदय को प्रभावित करेगा, किडनी के पास है तो किडनी को प्रभावित करेगा। तो अलग अलग जगहों पे यह ट्यूमर अगर मौजूद होगा तो उन अंगों को प्रभावित कर सकता है, या कई बार इसका साइज बहुत छोटा होता है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब नॉर्मली ट्यूमर के बारे में हम बात करें तो आज के समय में ट्यूमर का ट्रीटमेंट जो है वो आसान होता है, ट्यूमर को सर्जरी के जरिए निकाल दिया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह जो सेल था, वह जो डिफेक्टिव सेल है, उसको किसी तरीके से बाहर कर दिया जाए ताकि वह फिर से ग्रो ना करे, ताकि वह फिर से और ज्यादा डिफेक्टिव सेल या टिश्यू को ना बनाए। तो ये तो पहला पार्ट हो गया जिसको हम ट्यूमर या कई बार इसको बेनाइन ट्यूमर के नाम से जानते हैं, कई बार इसको बेनाइन ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन इससे अधिक खतरनाक है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो डिफेक्टिव सेल है वह डिवाइड करने लगा, वह डिवाइड करके अनेकों कोशिकाओं को बना रहा है, और यह कोशिकाएं जो है वह कैंसरस हो गई। कैंसरस होने का मतलब यह हमारे शरीर के अनेक अंगों में फैलने लगी। जैसे ट्यूमर तो एक जगह पे रुक गया, ट्यूमर तो एक जगह पे रुक गया है, बट सोचो कि यही कोशिकाएं अगर हमारे शरीर के अनेक अंगों तक फैलने लगे, अन्य अंगों तक पहुंचने लगे, तो जहां जहां पर यह कोशिका जाएगी उन सभी जगहों पर ऐसे कई ट्यूमर्स का, ऐसे कई ऊतकों का निर्माण करेगी, और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में, बाकी सभी हिस्सों में अलग अलग जगह पे जाकर यह ट्यूमर को बनाएगी। यह ट्यूमर हमने देखा पहले केस में क्या देखा कि वो लंग्स के पास रह गया, या कोई किडनी के पास है तो किडनी के पास रह गया, लेकिन इस केस में अब यह कैंसरस हो गई है। कैंसरस होने का मतलब कि अब यह फैलना स्टार्ट हो चुकी है। कैंसर जो है, जो कर्क रोग है, इसमें यह फैलना स्टार्ट करती है। तो फैलना स्टार्ट करेगी, हमारे शरीर के अन्य अंगों तक यह पहुंचना स्टार्ट करेगी, हमारे ब्लड में पहुंच सकती है, हमारे अलग अलग जो हार्ट है उसके पास जा सकती है, जो फेफड़ा है उसके पास जा सकती है, जो मस्तिष्क है उसके पास जा सकती है, ब्लड में जा सकती है, किडनी के पास जा सकती है, लीवर के पास जा सकती है। तो हमारे शरीर के अनेक अंगों तक यह जो कैंसरस सेल है वह पहुंच सकती है, और जैसे यह कैंसरस सेल पहुंचेगी, जिन जगहों पर जाएगी उन अंगों को प्रभावित करेगी, उन अंगों का जो कार्य है उसके कार्य का निष्पादन जो है वो मुश्किल होता जाएगा। कैंसर एक ऐसी समस्या है जिसमें आदमी कैंसर से नहीं बल्कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, यानी कि जो बहुत सारे अंग है वह काम करना बंद कर देते हैं, और उसके कारण लोगों की मृत्यु होती है। मृत्यु कैंसर के कारण नहीं होती। कैंसर तो एक टिश्यू है, कैंसर तो एक सेल या टिश्यू है, एक ट्यूमर है, उत्तक है, वह हमारे शरीर के अनेक अंगों तक फैल चुका है, और हमारे सभी अंगों की जो कार्य करने की क्षमता है उनको प्रभावित करता है। हमारे शरीर के जो अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं, या उनका कार्य जो है वो पूरे ढंग से नहीं हो पाता, और इसके कारण किसी व्यक्ति की जान जाती है। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो स्प्रेड होती है शरीर के अंदर में, इसका एक जगह से दूसरे जगह संक्रमण होता है। ट्यूमर एक जगह पर बनी रह जाती है, जबकि कैंसर के जो सेल है वह शरीर के अनेक हिस्सों में पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर कैंसर को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, कि स्टार्टिंग के ही समय में अगर कैंसर को पहचान लिया जाता है, तो उस समय इसका ट्रीटमेंट जो है वो आसान होता है या करना पॉसिबल होता है। वहीं पे अगर इसको लास्ट स्टेज में या एडवांस स्टेज में पहचाना जाता है, तो उस समय में इसका जो इलाज है वो बहुत ही कठिन होता है। ये तो एक बात हो गई। अब एक चीज और याद रखना, कैंसर जो है वह एक बीमारी नहीं होती। कैंसर जो है वो एक तरह की बीमारी नहीं होती। पूरे दुनिया भर में लगभग 200 अलग अलग प्रकार की कैंसर पाई जाती है। 200 अलग अलग प्रकार की कैंसर, जिससे बहुत ज्यादा लोग इंपैक्टेड है, या जिससे ज्यादातर लोग इंपैक्टेड है, ऐसे 200 प्रकार के कैंसर जो है वह पाए जाते हैं। और एक और चीज याद रखना, अभी हमने क्या देखा कि एक जो कोशिका है वह विभाजित होकर दो खराब कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। अब आप सोचो कि क्या हर बार यह सेम तरीके का खराब बनाएगी या अलग अलग तरीके का खराब बनाएगी। मान लो किसी को अगर ब्लड कैंसर हो रहा है, या फिर अगर किसी को लंग्स कैंसर हो रहा है, फेफड़े में कैंसर हो रहा है, या फेफड़े से स्टार्ट हो रहा है कैंसर, तो उस केस में क्या होगा,
जरूरी नहीं कि अगर 2-4 व्यक्ति हैं या 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों को फेफड़े का कैंसर है या फेफड़े में कैंसर है, तो उस केस में उन सभी की जो बीमारी है वह एक तरीके की होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि उन सभी की जो बीमारी है वो एक तरीके की होगी। हर बार यह जो सेल का डिवीजन है वो अलग ढंग से होता है। हर बार इसमें जो डिफेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगा, कुछ ना कुछ नया होगा। तो हर एक कैंसर जो है वह एक नई बीमारी है। कैंसर के लिए एक ट्रीटमेंट, एक उपाय, एक मेडिसिन नहीं होता। कैंसर हर एक व्यक्ति के अंदर, अगर किसी एक व्यक्ति के अंदर कैंसर है तो उसका कैंसर दूसरे व्यक्ति के कैंसर से अलग है। हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार का एक कैंसर जो है वो डेवलप होता है। हम सबने उसको क्लासिफाई जरूर किया है कि चलो एक ब्लड कैंसर हो गया, बट ब्लड कैंसर के अंदर भी अनेकों प्रकार हो सकते हैं इस प्रकार के कैंसर के। और इसीलिए अगर आप देखोगे कि कई बार लोग सिंपली बोल देते हैं कि केमोथेरेपी से कैंसर ठीक होता है। केमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं है। केमोथेरेपी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। जैसे मान लो आप सर्जरी करने जाते हो तो सर्जरी के समय आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया के माध्यम से एक तरीके से आपको उस समय बेहोश किया जाता है या उस पार्ट को सुन्न किया जाता है ताकि और कोई दर्द या ना हो। तो वैसे ही केमोथेरेपी उसका बस एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स की मदद से जो इम्यून सिस्टम या बाकी जो सेल्स है उनकी रक्षा की जाती है। तो ये बस एक पार्ट है। कैंसर एक होलसेल लंबा ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें कई चीजें होंगी और वह सब व्यक्ति टू व्यक्ति यानी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। कैंसर का एक इलाज नहीं होता, कैंसर के अनेकों एक तरीके से इलाज करने की कोशिश की जाती है कि चलो इससे नहीं तो इससे सही। इसीलिए याद रखना कि कैंसर को लेकर देखो, आपने देखा होगा कि टी सेल थेरेपी के बारे में भी हम सोच रहे हैं, हम अलग अलग स्टेम सेल थेरेपी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ अनेक प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट की विधि अपनाई जा रही है। तो क्यों की जा रही है? इसका सिंपल सा रीजन है, कैंसर एक तरीके से ठीक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हर एक कैंसर एक नई बीमारी है और इसको ट्रीट करने के लिए हर बार नए सिरे से सोचना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई कैंसर के ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो पहले उसके ऊपर जो टाइम लगता है, उसके रिपोर्ट्स को आने में जो टाइम लगता है उसमें भी समय लगता है, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर जो सेल है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके जो कोशिका है उसको आइडेंटिफाई की जाएगी कि क्या इस कोशिका में समस्या है, क्या यह कैंसरस है या नहीं है। और फिर अगर है तो उसमें क्या क्या इलाज संभव है उसकी एक लिस्ट बनती है और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वह डॉक्टर बताते हैं। तो अगर आपने कहीं पे गूगल पे या किसी लेख में ऐसा पढ़ा हो कि इस विधि से कैंसर ठीक हो जाती है तो वह गलत है। तभी कैंसर एक विधि से ठीक हो जाए ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक कैंसर एक नई बीमारी है। आई होप क्लियर है। आई होप ठीक आपको क्लियर है कि ये क्या होता है कैंसर। मैंने बोला सभी तरीके से इसके इलाज करने की कोशिश की जाती है, रेडिएशन से लेकर किसी भी प्रकार से इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। कैंसर से बाल नहीं झड़ते, कीमोथेरेपी से बाल झड़ते हैं। देखो, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर, कैंसर कहीं भी डेवलप हो सकता है, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर डेवलप हो सकता है या ट्यूमर डेवलप हो सकता है और हर जगह यही है। अब देखो एक दो चीजें मैं और यहां पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर या अल्कोहल लीड्स टू कैंसर, या जो हमारी फूड हैबिट्स है, जो हमारे कई बार जो हम कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जो कंज्यूम करते हैं उनसे कैंसर होता है। तो कैसे होता है इसको थोड़ा सा एक बार समझना। देखो, ये जितने भी टोबैको है या अल्कोहल है या जो भी इस प्रकार की जो पदार्थ हैं या जो केमिकल्स है, उन केमिकल्स कैंसर, कैंसर कहीं भी डेवलप हो सकता है, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर डेवलप हो सकता है या ट्यूमर डेवलप हो सकता है और हर जगह यही है। अब देखो एक दो चीजें मैं और यहां पे आपको क्लियर करना चाहूंगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर या अल्कोहल लीड्स टू कैंसर, या जो हमारी फूड हैबिट्स है, जो हमारे कई बार जो हम कार्सिनोजेनिक केमिकल्स जो कंज्यूम करते हैं उनसे कैंसर होता है। तो कैसे होता है इसको थोड़ा सा एक बार समझना। देखो, ये जितने भी टोबैको है या अल्कोहल है या जो भी इस प्रकार की जो पदार्थ हैं या जो केमिकल्स है, उन केमिकल से डायरेक्ट कैंसर नहीं होता, उन केमिकल से डायरेक्टली कैंसर नहीं होता। बट अब देखो कैंसर हुआ क्यों था? कैंसर इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोध की क्षमता है। तो कैंसर तब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा हो। और इम्यून सिस्टम काम कब नहीं करेगा? यानी हमारा ब्रेन जो है वह इंटॉक्सिकेटेड है। यानी ये दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो चुका है, इम्यून सिस्टम जो है वह कमजोर हो चुका है। दूसरा, एक ऐसी भी संभावना है कि हमारा मस्तिष्क जो है वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है या कहीं और व्यस्त है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का
फ्री नहीं है। कई बार जब अल्कोहल या बाकी चीजें कंज्यूम की जाती है तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, यानी हमारे मस्तिष्क की जो फंक्शनिंग है, हमारे मस्तिष्क का जो कार्य है वह प्रभावित होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह प्रभावित होता है। तो जब भी टोबैको या अल्कोहल लिया जाता है तो उसका असर हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग यानी हमारे मस्तिष्क के कार्य पे और हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उस पे पड़ता है। और ठीक उसी समय में अगर इस तरीके का कोई डिफेक्ट शरीर में आ जाता है तो उसको फिर हमारा इम्यून सिस्टम और ब्रेन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसको पहचान नहीं पाएगा और इस केस में कैंसर होने की संभावना होती है। इसीलिए आपने कई बार आपके मन में यह सवाल आता होगा कि हर एक व्यक्ति जो एक तरीके से अल्कोहल का कंजम्पशन करता है या टोबैको का कंजम्पशन करता है, क्या सभी को कैंसर होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं। सभी को कैंसर हो यह जरूरी नहीं, बट हाँ, अगर कोई अल्कोहल या टोबैको का कंजम्पशन करता है तो उस केस में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, कि इस व्यक्ति को कैंसर हो जाए इसकी संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो बहुत सारे केमिकल्स जो हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के माध्यम से खाते हैं, जो हम फल खाते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, उनके ऊपर जो केमिकल होता है उस केमिकल का भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम और हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अगेन कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो यहां पे भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। कैंसर रेडिएशन के माध्यम से भी हो सकता है। रेडिएशन के माध्यम से क्या होगा, हमारे सेल के अंदर में कुछ म्यूटेशन आ सकता है, हमारे सेल के अंदर में कुछ बदलाव आ सकता है, जिसके कारण भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर के एक नहीं बल्कि अनेकों प्रकार होते हैं, कैंसर के एक नहीं बल्कि अनेकों कारण होते हैं, और कैंसर का एक नहीं बल्कि अनेकों जो उपचार है वह भी कोशिश की जाती है। तो कैंसर के उपचार की कोशिश की जाती है। कैंसर का उपचार 100% हो जाए इसकी संभावना कम होती है। कैंसर रीबाउंड भी कर सकता है, दोबारा स्टार्ट भी हो सकता है, तो यह समस्या भी होती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर अभी हम लोगों ने काफी उसमें तरक्की की है, लेकिन 100% प्रूफ कहना कैंसर को यह अभी भी मुश्किल है। मे बी आने वाले समय में जब और ज्यादा हमें मानव शरीर के बारे में पता होगा तो कैंसर का इलाज आसान हो सकता है, लेकिन आज के समय में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ व्यक्ति की मौत के कारण नहीं बनती, वो व्यक्ति को उस समय भी मौत का एहसास दिलाता रहता है जब वो जीवित होता है। क्योंकि कैंसर के कारण आपके शरीर के जो कोई भी व्यक्ति जो कैंसर से प्रभावित है, उन सभी व्यक्तियों में कैंसर के कारण अंगों का जो कार्य है वो नहीं हो पाता। हमारे शरीर के अंदर में जो अनेक अंग है, चाहे वो फेफड़ा हो, हमारा हृदय हो, किडनी हो, लीवर हो, इन सभी अपना काम नहीं कर पाते, और जब यह काम नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही पेनफुल होगा, बहुत ही दर्दनाक होगा, और उस समय जो आदमी जीवित होता है उसके लिए जीवित रहना भी काफी मुश्किल है, और ऑफ कोर्स मरने से तो डर लगता ही है लोगों को। तो इसलिए कैंसर आज के समय में सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है। आई होप क्लियर है। बाल जो है वो केमोथेरेपी में झड़ते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें झड़ते हैं। चलिए, आई होप ये क्लियर है आप सभी को कैंसर क्या होता है। देखो, हमें उपचार के अनेक विधि में नहीं जाना है। कैंसर के उपचार के 100 से अधिक विधियां हैं, उन सभी को हमें नहीं देखना, एग्जाम पर्पज से उनका कोई रोल नहीं है। चलिए, अब हम इसके आगे आते हैं एक और प्रकार की बीमारी जो आजकल काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, और वह है सिकल सेल एनीमिया। तो पहला हमारा जो डिजीज था, पहला जो हमारा रोग था जिसको हमने देखा वह था कैंसर। दूसरी जो बीमारी है वह है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है इसको समझते हैं। सिकल का मतलब होता है हसिया, जो हसिया जिससे कि गेहूं धान काटा जाता है, या फिर कोई भी अगर मान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी भी चीज को काटना है तो उसके लिए हसिया यूज किया जाता है, हसिया जो है। और या फिर आपने साउथ इंडियन मूवी देखी होगी तो उसमें भी आपको हंसिया नजर आया होगा, या इस तरीके की आपको हंसिया जो आपने कॉमन आसपास में देखा जरूर होगा अगर आप गांव से जुड़े हुए। अगर नहीं जुड़े हुए तो सर्च कर लेना सिकल होता क्या है, कैसा दिखता है। तो इस तरीके का कुछ सिकल जो है वो आपको नजर आता है, इस तरीके का कुछ नजर आता है, तो ये सिकल होता है, और इस सिकल की मदद से हम किसी भी चीज को काटने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सिकल सेल एनीमिया क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया में फर्क क्या है। एनीमिया का मतलब होता है एक ऐसी समस्या जिसमें हमारे शरीर के अंदर में ब्लड की, या फिर जो आरबीसी है, जो हेमो एनीमिया का मतलब होता है एक ऐसी समस्या जिसमें हमारे शरीर के अंदर में ब्लड की, या फिर जो आरबीसी है, जो हेमोग्लोबिन है, उसकी जब कमी होती है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारे शरीर के अंदर में, एनीमिया की अभी मैं बात कर रहा हूं, एनीमिया का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हमारे शरीर में ब्लड में, आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी होती है या आरबीसी की कमी होती है। तो सिर्फ अगर एनीमिया की बात करें,
सिर्फ अगर हम लोग एनीमिया की बात करें तो इसका मतलब होता है आरबीसी जो है वो पूरा नहीं है या आरबीसी जो है वो कम है। और हम सभी ने जब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था तो श्वसन तंत्र में आप सभी को मालूम है कि आरबीसी के अंदर मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का क्या काम है वो हम सभी लोगों ने देखा था कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर में जो सेल्स हैं, कोशिका हैं, उन सभी तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करेगा। और सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा हर एक सेल में बनती है। तो अगर हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के लिए हमें हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन आरबीसी में मौजूद होता है। तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आरबीसी है उसका उत्पादन कम होता है। जब आयरन की कमी हो शरीर के अंदर में, शरीर में आयरन की कमी हो, तो उस केस में एनीमिया की समस्या देखने को मिलती है। और एनीमिया की समस्या भारत में काफी ज्यादा व्याप्त है। भारत में काफी ज्यादा व्याप्त है, काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। लगभग 60 से 63% जो महिलाएं हैं, 60 से 63% जो महिलाएं हैं, या 57 मान लो, अभी और बढ़ ही रहा है, तो 57% जो महिलाएं हैं भारत में जो 15 से 49 वर्ष के बीच में है, उन सभी में एनीमिया की समस्या देखी जाती है। तो हमारे यहाँ एनीमिया की समस्या 50% से अधिक पॉपुलेशन में, महिला के पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इसका सीधा सीधा कारण है कि आयरन की कमी है। बच्चों में भी, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, लगभग 60% से अधिक छोटे बच्चों में भी एनीमिया की समस्या देखी जाती है। तो भारत में एनीमिया की समस्या काफी व्याप्त है। लेकिन यह एनीमिया सिकल सेल एनीमिया के बारे में नहीं है या उससे संबंधित नहीं है। यह एक पार्ट है जहां हेमोग्लोबिन की कमी होती है। दूसरा एक पार्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक तरीके से अनुवांशिक रोग है, यानी हेरिडेटरी डिजीज है। यह एक हेरिडेटरी डिजीज है, यह एक अनुवांशिक रूप से हस्तांतरित होने वाला या अनुवांशिक रूप से हस्तांतरित होने वाला एक रोग है। तो आखिर यह सिकल सेल एनीमिया होता क्यों है? बेसिकली जो हेमोग्लोबिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन में अगर कोई खराबी आती है, उस जीन में कोई म्यूटेशन आता है, तो उसके कारण सिकल सेल एनीमिया नाम की समस्या होती है। तो हीमोग्लोबिन के लिए जो जीन उत्तरदायी है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो जीन उत्तरदायी है, अगर उस हीमोग्लोबिन जीन में अगर कोई डिफेक्ट आता है, कोई म्यूटेशन आता है, कोई बदलाव आता है, तो उसके कारण सिकल सेल एनीमिया की समस्या होती है। और सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया में हमारा जो हेमोग्लोबिन है उसका साइज चेंज हो जाता है। साइज नहीं, उसका शेप जो है, उसका जो आकार है वह चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमारा जो हेमोग्लोबिन है, नॉर्मली हमारा हेमोग्लोबिन ओवल शेप का होता है, अंडे के आकार का होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल एनीमिया होने के केस में यह जो हमारा हेमोग्लोबिन है वह सिकल शेप का हो जाता है या हंसिए के आकार का हो जाता है, वह मुड़ जाता है। ओके, जैसे ये देखो, ये ओवल शेप है और यह मुड़ चुका है। तो जब हमारा हेमोग्लोबिन मुड़ जाता है या उसमें डिफेक्ट आ जाता है, तो उसको हम सिकल सेल एनीमिया के रूप से जानते हैं। जब इसका साइज जो है वो सिकल के आकार का हो जाए, हंसिए के आकार का हो जाए हेमोग्लोबिन का साइज, तो उसे हम सिकल सेल एनीमिया के रूप में जानते हैं। अब ये होता क्यों है? सॉरी, ये आप हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल ही काउंट करके चलो, आरबीसी काउंट करके चलो। हालांकि होता हेमोग्लोबिन के कारण ही है, बट हेमोग्लोबिन के शेप के कारण आरबीसी का शेप जो है वो बिगड़ जाता है। नॉर्मली अगर हम आरबीसी का शेप देखें, नॉर्मली जब हम आरबीसी का शेप देखें तो आप यहां पे एक कलर दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। ये है आपका, ये जो है वो हमारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी। और यहां पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा सिकल सेल, सिकल सेल। तो नॉर्मल आरबीसी आप देख सकते हो, नॉर्मल आरबीसी कुछ इस प्रकार का है, और जब सिकल सेल हो जाता है तो ये हंसिए के आकार का हो जाता है। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। सिकल सेल एनीमिया को सबसे पहले आप एनीमिया से अलग करके देखो। एनीमिया एक अलग समस्या है, जो क्यों होती है वो मैंने अभी आपको बताया था। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रूप से अनुवांशिक रोग है। यह अनुवांशिक रोग कैसे है? हमारे अंदर जो अनुवांशिक सामग्री होती है, अगर उसमें कुछ बदलाव आता है तो उस बदलाव के कारण सिकल सेल एनीमिया की समस्या होती है। आखिर यह बदलाव से होता क्या है? बेसिकली हेमोग्लोबिन के लिए जो कोड रिस्पॉन्सिबल है या हेमोग्लोबिन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें अगर कुछ बदलाव आता है, उसमें कोई डिफेक्ट आता है, तो इसके कारण इसका जो आकार है वह बदल जाता है। इसका जो आकार है, नॉर्मली यह अंडे के आकार का होता है, लेकिन जब इसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, जब जीन में कोई डिफेक्ट आ गया है, तो उस केस में यह हंसिए के आकार का हो जाता है। अब आप सोचो, ये हमारा आर्टरी है, या फिर मान लो ये हमारा वो ब्लड का वेसल्स है, ब्लड जो आर्टरी या धमनी है, या फिर आप शिरा मान लो या कुछ भी मान लो, जिससे हमारे ब्लड को पास करना है। अब जब इसको ब्लड को पास करना है, आप देखो यहाँ पे ये दो हिस्सों में फ्रेगमेंट हो गया, तो कुछ हिस्सा ब्लड का इधर जाना चाहिए था, कुछ दूसरे साइड में जाना चाहिए था। अब जो अंडे के आकार का है वो आसानी से जा सकता है, वह कहीं पे फंसेगा नहीं।
लेकिन जो सिकल सेल होगा वो यहाँ पे आने के बाद फंस जाएगा, जहां पे हमारी जो धमनियां हैं वह अलग हो रही हैं या फिर जो हमारे जो रक्त कोशिकाएं हैं वो अलग हो रही हैं, तो उस केस में उन एरिया में जहां पे मान लो इस प्रकार का सिस्टम बना हुआ है कि ये आ रहा था, एक हिस्सा इस साइड चला गया, एक हिस्सा इस साइड चला गया, तो यहाँ पे जो राउंड वाला है, अगर राउंड वाला आ रहा है तो कुछ इस साइड चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। लेकिन अगर इसी में कोई हंसिए के आकार का है, कुछ इस आकार का है, तो यह आकार वाले जो सेल है, एक चांस है कि वो यहाँ पे जाके ब्लॉक होते जाए, यहाँ पे जाके रुकते चले जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे जो आरबीसी है उनका डिपोजिशन होता चला गया, वो यहाँ पे जमा होते चले गए। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त का प्रवाह होना चाहिए था, जो रक्त का संचार होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं जाकर प्रभावित होता है। रक्त जो है वो सही ढंग से उसका प्रवाह नहीं हो पाता। तो सिकल सेल एनीमिया में हम मेनली दिक्कत क्या आती है कि हमारे शरीर के अंदर में जो रक्त का संचार है वह पूर्ण तरीके से या अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा या इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आप सभी जानते हो। आप सभी को मालूम है कि इन रक्त कोशिकाओं का उपयोग क्या है। इन रक्त कोशिकाओं का उपयोग यह है कि हमारे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाना, हमारे शरीर तक जो भोजन है उनको पहुंचाना। मगर अगर इन रक्त कोशिकाओं का ये रक्त जो है वो अगर सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है, रक्त का संचार अगर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल सकती है। भारत में जो सिकल सेल एनीमिया है, इसके जो चांसेज है, इसकी जो सिकल सेल एनीमिया होने की जो चांसेज है वो बहुत ही अधिक है। सिकल सेल एनीमिया के चांसेज जो है वो बहुत अधिक है। सरकार ने अभी इसको लेकर, सिकल सेल एनीमिया को रोकने को लेकर कई सारे कार्यक्रम चलाए हैं, इसको लेकर कई सारे ट्रीटमेंट जो ऑप्शन है उसको भी चलाया है। सरकार ने एक एम भी रखा है कि 2047 तक हम इस सिकल सेल की समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को हो भी रहा है तो उसका सही से सही समय पे उसका इलाज हो सके। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। इलाज संभव कैसे होता है? यह संभव होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से यानी हमारे शरीर के अंदर में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो मींस हमारे शरीर के हड्डियों के अंदर रक्त का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर में जो हड्डी है, हड्डी के अंदर ही रक्त का निर्माण होता है और उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं। और इस बोन मैरो में अलग अलग प्रकार के जो सेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है। उसी में एक कोशिका होती है जिसका नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। प्रकार शरीर हमें सिकल सेल की समझ संभव है। यानी हमारे शरीर के अंदर में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो मींस हमारे शरीर के हड्डियों के अंदर रक्त का निर्माण होता है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे शरीर में जो हड्डी है, हड्डी के अंदर ही रक्त का निर्माण होता है और उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं। और इस बोन मैरो में अलग अलग प्रकार के जो सेल होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है। उसी में एक कोशिका होती है जिसका नाम है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हेमेटोपोइटिक स्टेम कोशिका नाम की एक कोशिका जो है वह मौजूद होती है बोन मैरो के अंदर। और यह जो हेमेटोपोइटिक कोशिका है उसी का काम है ब्लड को बनाना। तो अगर उसी में डिफेक्ट आ गया है तो ब्लड तो ऐसा ही बनता रहेगा। तो जब बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी बोन मैरो को ही बदला जाता है, तो उस केस में फिर सिकल सेल की समस्या को दूर किया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया जो है वह जेनेटिक डिजीज है, यानी कि जीन में परिवर्तन के कारण यह होती है। जीन में परिवर्तन के कारण यह देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया। आई होप आप सभी को क्लियर है। जो अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो बोलते हैं, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इसके जरिए सिकल सेल की बीमारी को दूर किया जा सकता है। इसका आकार हंसियाकार कैसे होता है? देखो, हमारे शरीर के अंदर में जो भी कोशिका है, उन कोशिका के निर्माण के लिए उसके अंदर जो मौजूद डीएनए सामग्री है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर डीएनए सामग्री में ही कोई डिफेक्ट आ गया है, यानी कि जो जीन है, जो आनुवांशिक सामग्री है, उसी में अगर कोई डिफेक्ट आ गया है तो वह अलग अलग ढंग का आकार जो है वो बना सकता है। जैसे देखो, हम नॉर्मली मशीन से कोई सामान बनाते हैं तो इसका एक शेप होता है, उसका एक प्रॉपर आकार होता है। लेकिन अगर मशीन में ही कोई गड़बड़ी आ जाए, मशीन में वायरस आ जाए, तो क्या उससे गलत प्रिंट या गलत सामान बन सकता है कि नहीं? ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में जो हमारे शरीर के अंदर में जो जीन्स है, जिसके कारण ये हमारा आरबीसी बनता है, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो उसके कारण फिर इसका आकार जो है वो बदल जाता है, वो हंसिए के आकार का हो जाता है। सिकल सेल बोन मैरो में नहीं पाया जाता। सिकल सेल का मतलब है एक ऐसा सेल जो जिसका आकार चेंज हो चुका है। सिकल सेल का मतलब ये आरबीसी है, ये हमारा आरबीसी है। सिकल सेल जो है वो हमारा आरबीसी ही है, बट इस आरबीसी का जो फॉर्म है, जो इसका आकार है, वो बदल चुका है। तो सिकल सेल ऐसा नहीं कि हर आदमी के शरीर के अंदर मौजूद होगा। ये नॉर्मल आरबीसी सेल है जो आपको ऐसा दिखने को मिलता है, बट ये जो सिकल सेल है उसको आप एबनॉर्मल आरबीसी के रूप में जान सकते हो। ये एबनॉर्मल आरबीसी है, यानी जो नॉर्मल आरबीसी है, जो सामान्य आरबीसी है, उससे भिन्न है। केमोथेरेपी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें
जैसे जब कैंसर का इलाज चल रहा होता है, जब रेडिएशन थेरेपी या बाकी चीजें की जाती है, तो हमारे शरीर के बाकी कोशिकाओं को बचाने की कोशिश होती है, या हमारे शरीर के जो बाकी कोशिकाएं हैं उस पर उन दवाइयों का असर ना पड़े, उसके लिए केमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। केमोथेरेपी में क्या है कि हमारे शरीर को एक तरीके से तैयार किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए, जिसमें अलग अलग केमिकल सप्लाई किया जाता है। उस केमिकल के सप्लाई करने से भी बाल झड़ते हैं या बाकी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो केमो मीन्स केमिकल, थेरेपी मीन्स उपचार करना। तो जहां केमिकल की मदद से उपचार करने की कोशिश की जाती है वो केमोथेरेपी हुई। सिकल सेल में हेमोग्लोबिन की कमी नहीं होती। सिकल सेल में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो आरबीसी मौजूद होता है, बट आरबीसी जो है वह सही ढंग से हमारे शरीर के अंदर में मूव नहीं कर पाएगा, सही ढंग से उसका संचार नहीं हो पाएगा। अब देखो, ये हमारी रक्त धमनियां हैं। रक्त धमनियों से जब इसको पास करना होगा, तो यहाँ पे जहां पे भी उसको कॉर्नर मिलेगा या ब्लॉक मिलेगा, क्या वो वहां पे रुकेगा या नहीं? अगर रुकेगा तो उसका संचार नहीं हो पाएगा, इसमें ब्लड का संचार जो है वह प्रभावित होता है। एनीमिया को पहचानने के लिए डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, खुद से डॉक्टर मत बने। क्या ट्यूमर में सेल डिवीजन रुकता है? देखो, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हर बार जरूरी नहीं कि ट्यूमर में जो सेल डिवीजन है वो रुक ही जाए, कई बार बढ़ता भी रहता है। बट जनरली फिर क्या है कि लोगों को ट्यूमर के बारे में मालूम चल जाता है, उसके कारण जो दर्द और बाकी जो समस्या होती है उससे लोगों को मालूम चलने लगता है, और फिर ट्यूमर का इलाज स्टार्ट हो जाता है। ट्यूमर बढ़ सकता है, ऑफकोर्स इसका साइज जो है वो कई गुना बढ़ सकता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार सेल का डिवीजन जो है वो रुक ही जाए। कई बार शरीर उसको रोकने का प्रयास करती है, बाद में जब इम्यून सिस्टम को लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा ऑर्गन ग्रो हो रहा है जो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, तो उसके डिवीजन को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर सकती है। देखो, ये टोटली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वैरी करेगा, इसको लेकर एक सिस्टम नहीं है। आप एक चीज मानकर चलो, हर एक जो मानव शरीर है, हर एक मानव शरीर अपने में एक अलग एंटिटी है, उसका अपना मस्तिष्क, उसका अपना इम्यून सिस्टम है। तो आप एक जनरलाइज रिस्पॉन्स नहीं बना सकते एक ट्यूमर और कैंसर को लेकर, कि सब में ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने बोला, हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर एक अलग बीमारी है, इसका हर एक का उपचार भी अलग ढंग से होता है। ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। जो जेनेटिक चेंज है, एक हेमोग्लोबिन के लिए एक एस कोड होता है, जो हेमोग्लोबिन के लिए एस कोड होता है, उसमें अगर कोई डिफेक्ट है तो उसके कारण सिकल सेल एनीमिया होती है। बोन मैरो हमारे शरीर के अंदर में, मान लो हमारे शरीर के अंदर में जो हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी के अंदर में रक्त का निर्माण होता है, और उस जो पोर्शन है हमारे शरीर के अंदर में, मान लो हड्डी है, अगर कोई हड्डी है तो उस हड्डी के अंदर का जो सॉफ्ट पोर्शन होता है, ये जो सॉफ्ट पोर्शन है उसी को हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा बोलते हैं। इस अस्थि मज्जा में अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये सॉफ्ट पार्ट है, बोन का जो ऊपर का पोर्शन है वो हार्ड होता है, स्केलेटन जो है वो हार्ड होता है, लेकिन उसके अंदर का जो पोर्शन है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं वो सॉफ्ट होता है। हर एक बोन में पाया जाए जरूरी भी नहीं, बट कुछ बोन्स में यह पाया जाता है, और उस केस में फिर वहीं पे हमारे रक्त का निर्माण भी होता है। चलिए, इसके अलावा आपका जो भी क्वेश्चन होगा एक बार फिर से, जैसे कुछ लोगों को शायद गूगल फॉर्म में डालने का मौका नहीं मिला था, तो आपको एक बार फिर से इस वीकेंड पे ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसमें क्वेश्चंस डालो, और क्वेश्चंस एकेडमिक वाले डालो जिनको मैं आंसर दे सकूं। आप लोगों में से कई लोगों के या ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, वो पीडीएफ और बाकी चीजों को लेकर आए हैं, जिसको लेकर टीम ऑफ कोर्स आपको रिस्पॉन्स देगी। बट अगर कोई एकेडमिक डाउट इन टॉपिक से बचता है तो उसको भी आप वहां पे मेंशन करना। ठीक है? हाँ, कैंसर में सेल डिवीजन जो है वो नहीं रुकता है। ब्लड की कमी किस कारण से होती है? ब्लड की कमी, जैसे ब्लड में आरबीसी की कमी जो है वो आयरन डेफिशिएंसी से होती है। ब्लड की कमी कई कारणों से हो सकती है, एक कारण नहीं हो सकता है। अगर शरीर को प्रॉपर मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रही है, या अगर और कोई समस्या है, तो उसके कारण भी ब्लड की कमी हो सकती है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, और कल मिलकर हम लोग बाकी जो डिजीजेज है उनके बारे में चर्चा करेंगे।